बाद फिर से अपने चिर परिचित अंदाज में दिखाई दिए। अगर कहूं कि राहुल लौट आए हैं, राहुल रिटर्न्स जो कहते हैं, तो राहुल गांधी लौट आए हैं और इसी के साथ बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आज राहुल गांधी ने जो बातें तमिलनाडु के नीलगिरी में सेंट थॉमस स्कूल में कही है, उनसे फिर बीजेपी के लिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उन्होंने देश के लिए जो माहौल, बीजेपी ने जो देश के लिए माहौल बना दिया है, उसमें राहुल गांधी की बातें क्यों यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने कुछ बच्चियों से पूछा कि उन्हें कौन सी टीचर सबसे ज्यादा पसंद है, तो बच्चों ने एलिस मैम का नाम लिया और इसी के बाद राहुल गांधी ने बताया कि वो भी ऐसा ही भारत बनाना चाहते हैं जहां सब एक दूसरे से प्यार और इज्जत से बात करें। देश में अल्पसंख्यकों समेत तमाम कमजोर तबकों के लिए जैसी नफरत इस समय बढ़ी हुई है, उसमें राहुल गांधी की ये बातें काफी मायने रखती हैं। जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी जब इन्होंने बच्चों से पूछा कि कौन सी मैम आपको, कौन सी टीचर आपको पसंद है, तो एलिस मैम का नाम लिया टीचर बच्चों ने और एलिस मैम को लेते हुए अपनी बात रखते हुए इन्होंने क्या कुछ कहा है। इस देश को जो चाहिए आज की तारीख में, जो प्रेम की भावना, सद्भावना चाहिए, वो यहां देने की कोशिश और उस पर अपनी बात रखने की कोशिश करते हुए राहुल गांधी यहां दिखाई दिए, सुनाई पड़े। देखिए जरा, सुनिए जरा राहुल गांधी को। I said, why is Alice ma'am a good teacher? Why do you consider her such a good teacher? And they immediately answered with a few things. They said, she listens to us. She treats us with love and affection. She's kind to us. And she makes us have fun while we study. Now, I was talking about information, I was talking about knowledge, I was talking about wisdom. But if you want to teach somebody, or if you want to learn, you need an atmosphere like the one Alice ma'am has created. An atmosphere of love and affection, of respect, an atmosphere where people are talking to each other and listening to each other and being kind to each other. And that is exactly my fight. I also want to help develop an India where people are kind to each other, where people listen to each other, respect each other's traditions, respect each other's languages, respect each other's religions. इसके अलावा यहां राहुल गांधी ने छात्रों से एआई, शिक्षा की उपलब्धता, सोशल मीडिया, महंगे होते चुनाव, सब पर बात की है। राहुल गांधी ने यहां कहा है कि आज जानकारी आसानी से उपलब्ध है, लेकिन अगर हमारे पास समझदारी नहीं होगी तो हम जानकारी के बहाव में बह जाएंगे। दुनिया एक अप्रिय जगह बन जाएगी जहां हम एक दूसरे से लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि छात्रों को उस जानकारी को ज्ञान और समझदारी में बदलना सिखाना भी है। और इसके अलावा उन्होंने छात्रों से बात करते हुए कहा कि आज हम जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो माइक्रोफोन हो या कैमरा हो, सब चीन में बना है। चीन ने विनिर्माण पर कब्जा कर लिया है। हमें अपनी सोच बदलनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि ये चीजें भारत में बने। ये सारी बातें यहां राहुल गांधी ने कही। आपको बता दूं कि नए साल पर यह पहला मौका है जब लोगों के बीच राहुल गांधी हैं। इस स्कूल से उनका खास लगाव है और इसलिए है इस स्कूल से खास लगाव, जहां नीलगिरी में गए थे, जहां राहुल गांधी तमिलनाडु में, इसलिए है क्योंकि 2022 में जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत उन्होंने तमिलनाडु से की थी, तो यहां उन्होंने एक रात गुजारी थी और इसी स्कूल में, अब उसी स्कूल में, उसी के स्वर्ण जयंती समारोह में राहुल गांधी यहां पहुंचे थे। वैसे चुनावी साल में राहुल गांधी का दौरा खास मायने रखता है, क्योंकि बीजेपी तो तमिलनाडु में अब भी लड़खड़ा रही है, वहीं स्टालिन की डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन बीजेपी को चुनौती दे रहा है। और इसके साथ आज राहुल गांधी ने थलपति विजय की फिल्म जननायगन, जी हां, जो हिंदी में जननायक कह सकते हैं, लेकिन तमिल में यह फिल्म जननायगन है, और
नायगन का मतलब ही नायक होता है, लेकिन ये जनता का नायक, तो फिल्म जननायगन पर लगी रोक को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा है राहुल गांधी ने। दरअसल ये फिल्म जो है ये थलपति विजय की फिल्म और ये आखिरी फिल्म कही जा रही है। आगे इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है उसको देखिए। इस ट्वीट में राहुल गांधी कह रहे हैं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जननायगन को रोकने का प्रयास तमिल संस्कृति पर हमला है। मोदी, आप तमिल जनता की आवाज को दबाने में कभी सफल नहीं होंगे। ये बात यहां कह रहे हैं राहुल गांधी कि मोदी, श्री मोदी, मिस्टर मोदी, आप तमिल जनता की आवाज को दबाने में कभी सफल नहीं होंगे। आपको बता दूं कि विजय ने हाल ही में तमिलगा वेत्री कजगम यानी टीवी के नाम की पार्टी बनाकर राजनीति में कदम रखा है। टीवी के पार्टी, जिसका फुल फॉर्म है तमिलगा वेत्री कजगम, इस पार्टी को बनाकर राजनीति में इस हीरो ने, विजय ने अपना कदम रखा है और जननायगन को विजय के पॉलिटिक्स में आने से पहले उनकी आखिरी फिल्म के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है। यह फिल्म दरअसल 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। आज तारीख है 13, आज से 4 दिन पहले 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर राहुल गांधी ने मोदी को घेरा है। इसके लिए टीम विजय ने राहुल गांधी को धन्यवाद भी दिया है। तो चुनाव से पहले तमिलनाडु में राजनीतिक उथल-पुथल शुरू हो चुकी है। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने आज फिर SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर मोर्चा खोल दिया। कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने दावा किया है कि अब तक 54 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उनकी कोई ड्राफ्ट लिस्ट सार्वजनिक नहीं की है। यहां पर ममता बनर्जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ कहा है आपके सामने रखता हूं। ममता बनर्जी कह रही है यहां पे कि हमने 54 लाख लोगों की वो सूची नहीं देखी है जिनके नाम हटाए गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि यह लिस्ट बीजेपी के पार्टी दफ्तर में तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया अवैध और अनैतिक है, जिसमें खास तौर पर महिलाओं को निशाना बनाया गया है। ममता यही नहीं रुकी, बल्कि आगे उन्होंने कहा कि शादी के बाद स्थान बदलने वाली कई महिलाओं के नाम जानबूझकर हटाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने के लिए ब्लैक गेम और ब्लैक मैजिक कर रही है। उन्होंने कहा है कि यही तरीका महाराष्ट्र और बिहार में अपनाया गया और बंगाल में भी वही साजिश रची जा रही है। ममता ने दावा किया कि भले ही DEO और AERO नामों को क्लियर कर दें जिनके नाम काटे गए हैं, लेकिन आखिरी समय में माइक्रो ऑब्जर्वर नाम काट देते हैं। ये बात यहां ममता बनर्जी कह रही थी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो बात अब वोट चोरी से बढ़कर ब्लैक गेम और ब्लैक मैजिक तक पहुंच गई है, जिसके संकेत मिल रहे हैं कि आगे घमासान और बढ़ सकता है। इधर एक नया घमासान चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी के बीच हुई बैठक को लेकर भी छिड़ा है। दोस्तों, कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या सवाल उठाए हैं पहले वो देख लीजिए, कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। लेकिन उसके अलावा आपको बता दूं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर आए और बीजेपी दफ्तर में उनका खूब जोरदार स्वागत हुआ है। लाल आंखें दिखाने वाले प्रधानमंत्री जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है और उसी के मुख्यालय में दिल्ली में चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के साथियों का वो स्वागत कर रहे थे, यानी बीजेपी स्वागत कर रही थी। सुनिए यहां कांग्रेस पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। अब ये मीटिंग हुई साहब, मीटिंग में हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आप तो सत्ताधारी दल हो, आपसे मीटिंग हुई, आपके मुख्यालय पे मीटिंग हुई, तो हमें यह बताइए कि जो चीन ने हमारे हितों पर कुठाराघात किया है, क्या उस पर चर्चा हुई? गलवान से लेकर लद्दाख से लेकर और अब जो नया कल जो दावा किया है उससे शख्सगाम घाटी कश्मीर, कल ही बैठक हुई और अभी दावा भी हो गया कि शख्सगाम घाटी जो है कश्मीर की वो चीन की है। क्या आपने इस पे चर्चा की? बंद कमरे में ही सही, लाल आंख दिखाई, यह जानना तो देश का हक है। आप शख्सगाम की बात करते हैं, अरुणाचल और लद्दाख में हम क्या क्या गंवा चुके हैं, ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। हमारे कई नेता यहां आकर आपसे इस बारे में बात कर चुके हैं, आप लोग कई बार कवर कर चुके हो।
लगातार हम चीन के आगे सब कुछ गंवाए चले जा रहे हैं और फिर ये बैठक भी होती है, बैठक को क्लोज डोर होती है, बैठक उनके मुख्यालय पर होती है, उनका स्वागत होता है, गर्मजोशी से होती है, सब कुछ कीजिए। उस बैठक के कुछ घंटों में शख्सगाम घाटी तक पे क्लेम दावा चीन ने कर दिया, इसका भी जवाब दीजिए, इसका भी खुलासा कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? फौज के बहुत आला अधिकारी तो सुन रहे थे आप यहां पर कांग्रेस और कांग्रेस के प्रवक्ता यहां पवन खेड़ा अपनी बात रखते हुए, और चीन के जो साथी आए और नरेंद्र मोदी की पार्टी में वहां गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ, इस पर कांग्रेस पार्टी सवाल पूछते हुए, जवाब मांगते हुए। अब मोदी जी को पतंग उड़ाने से फुर्सत मिले तो वो इन सारी बातों के जवाब देंगे। खैर, सियासी उठापटक के बीच यहां आज सुप्रीम कोर्ट में अहम खबर आई, सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर आई है दरअसल, जहां अदालत ने लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच शुरू करने से पहले अनुमति लेने से संबंधित भ्रष्टाचार रोधी कानून की 2018 की धारा की संवैधानिक वैधता पर बटा हुआ फैसला सुनाया है। बहुत कम होता है कि दो जजों की बेंच है और दोनों जज अलग अलग फैसला सुनाएं। आज वही हुआ, इसलिए इस खबर को यहां आपके सामने रखना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जो आगे चलकर बहुत कम दिनों के लिए लेकिन देश की सीजेआई भी बनेंगी, और वो पहली महिला सीजेआई होंगी, पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगी जस्टिस बी नागरत्ना। अभी से याद रख लीजिए नाम, सिर्फ 18 वर्किंग डेज के लिए होंगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा इनका वो कार्यकाल। आज सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस बी नागरत्ना ने एक तरफ कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A असंवैधानिक है और इसे रद्द किया जाना चाहिए, इन्होंने कहा। वहीं दूसरे न्यायाधीश जो इनके साथ थे इसी बेंच में, जस्टिस केवी विश्वनाथन ने कहा है कि यह धारा संवैधानिक है और ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फिलहाल यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी जस्टिस सूर्यकांत को भेजा गया है, क्योंकि दोनों बंटवारा हो गया, दो जजों की बेंच, इसमें फैसला नहीं आ पाया, तो इसलिए बंटवारे के कारण अब इसको भेज दिया गया है सीजेआई के पास, जो इस मामले की सुनवाई के लिए एक उच्चतर यानी 3 जजों की बेंच हो सकता है, उसकी गठन करें। आपको बता दूं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A जुलाई 2018 में इसी मोदी जी के कार्यकाल में एक संशोधन के जरिए जोड़ी गई है। यह धारा 17A, यह धारा किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान की गई सिफारिशों या निर्णयों के लिए बिना पूर्व अनुमति यानी प्रायर सैंक्शन के बिना पूछताछ या जांच पर रोक लगाता है। बिना पूर्व अनुमति के इन अधिकारियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ताकि ईमानदार अधिकारियों को इस एक्ट का दुरुपयोग कर बेवजह परेशान न किया जाए, ऐसा यहां कहा गया है। इन मामलों में सक्षम प्राधिकारी अक्सर सरकार या संबंधित विभाग होता है जो जांच की अनुमति देता है। सरकार या संबंधित विभाग, ये थोड़ा नोट कीजिए और ध्यान दीजिए यहां पे। धारा 17A का प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि ईमानदार अधिकारी सरकार बदलने के बाद राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार न बने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिकता पर विवाद चल रहा है। यह धारा अधिकारियों को सुरक्षा देती है, लेकिन कुछ जजों ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की है, जबकि अन्य ने इसे वैध माना है, जिस पर अब बड़ी बेंच फैसला करेगी। एक गैर लाभकारी यानी एनजीओ, गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि यह प्रावधान भ्रष्टाचार रोधी कानून को कमजोर करता है, क्योंकि सरकार स्वयं सक्षम प्राधिकारी होने के कारण निष्पक्ष जांच को बाधित करती है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने क्या कुछ कहा, थोड़ा पहले रख चुका हूं, अब और विस्तार से रखता हूं। जस्टिस नागरत्ना ने कहा है कि पूर्वानुमति की आवश्यकता भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विरुद्ध है। इससे जांच में रुकावट आती है और भ्रष्ट अधिकारियों को बचने का मौका मिल जाता है। यहीं जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि धारा 17A असंवैधानिक है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। जांच शुरू करने से पहले किसी तरह की पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पूर्व मंजूरी की शर्त अधिनियम के उद्देश्य के खिलाफ है। इससे जांच में रुकावट आ सकती है और ईमानदार अधिकारियों के बजाय भ्रष्ट लोक सेवकों को संरक्षण मिलता है। वहीं जो दूसरे जज थे इसी बेंच में, न्यायमूर्ति विश्वनाथन,
उन्होंने कहा है कि धारा 17A संवैधानिक रूप से वैध है, बशर्ते मंजूरी देने का फैसला लोकपाल या राज्य का लोकायुक्त करे। इस प्रावधान से ईमानदार अधिकारियों की रक्षा होगी और भ्रष्ट लोगों के लिए सजा सुनिश्चित होगी। इससे प्रशासनिक व्यवस्था में देश की सेवा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभावान व्यक्तियों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। एनजीओ की तरफ से, ये जो एनजीओ जिसने ये केस याचिका दायर की है, उस एनजीओ की तरफ से अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता या वरिष्ठ वकील कह सकते हैं, प्रशांत भूषण ने दलील दी है कि यह प्रावधान भ्रष्टाचार विरोधी कानून को कमजोर करता है, क्योंकि सरकार से अक्सर मंजूरी नहीं मिलती, जबकि वही इस कानून के तहत सक्षम प्राधिकारी है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में पक्ष रखा। तो कुल मिलाकर यहां पर जो बातें हैं आपके सामने हैं। और कल मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को मिली छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार की और आज अधिकारियों पर मामले पर सुनवाई हुई है। एक दो चीजें, ये भ्रष्टाचार वाला मामला, और कल आपने देख लिया कि कल एक याचिका दायर की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि आखिर इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमिश्नर, इन दोनों अगर रिटायर होने के बाद भी इम्यूनिटी में क्यों रहेंगे, इनको संरक्षण क्यों मिलेगा, इनके ऊपर किसी भी ढंग का केस क्यों नहीं हो सकता है। और इसके लिए जो प्रावधान बनाया गया था, जो 2022 में आया था, 29 दिसंबर 2022 को जो कानून बना, उस संशोधन के बाद उस कानून पर भी अब सवालिया निशान है, और जिसके लिए याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। और उस याचिका को पे सवाल पूछते हुए जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सरकार से और चुनाव आयोग की तरफ से। तो दो मामला भ्रष्टाचार से संबंधित। अदालत के फैसलों पर देश की प्रशासनिक व्यवस्था का भविष्य भी तय होगा। तो आइए दोस्तों, 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं और आज चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी के पुराने अंदाज में आते ही देश में चल रहा सियासी घमासान तेज होगा, और क्या बीजेपी अपने बनाए कानूनों और संशोधनों को सही साबित कर पाएगी। एक बड़ा सवाल यहां पे है। और राहुल गांधी जब आज भाषण दे रहे थे वहां, तो उन्होंने एक और अहम बातें कही हैं, कुछ और अहम बातें कही हैं उन्होंने वहां पे, जरा सुन लीजिए। एक एआई से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, पहले उनकी बात हिंदी में रख चुका हूं, उनकी जुबानी इंग्लिश में सुनिए। My question to you is, AI and robotics are changing the future of work. So what changes you would like to say about India's educational system? Well, you need to change more than just the education system. Okay, you need to change the way we think about production. We need to change the focus that we have, I believe, and focus much more on production and on manufacturing. Okay, we've done pretty well in the IT space. You must have heard all the success that we've had in software engineering, Infosys. But this industry is now going to run into trouble. The reason it's going to run into trouble is, as you mentioned, AI, right? And so we have to certainly ensure that we do not lose out in the services sector where we're doing decent, but we have to now start building a manufacturing sector. What has happened today is that the Chinese have dominated manufacturing. Pretty much anything that we use, this microphone, that camera, these things are all made in China. And we want them to be made in India. To do that, we have to change the mindset. We have to respect the people who do work with their hands. We have to respect our artisans. We have to respect our small and medium businesses. We have to respect people who work in the fields. And so that's a cultural change. Yeah. Thank you, sir. तो सुन रहे थे आप एक चीन से
बहुत बड़ी चुनौती यहाँ है भारत को, और मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ बढ़ाना होगा। एआई की बात, रिस्पेक्ट की बात, ये तमाम बातें यहाँ इस स्कूल में राहुल गांधी रखते हुए, अपनी बात बताते हुए, यहाँ जब इनसे सवाल पूछा गया, आज के दौर में जो बच्चे और जो युवा जो सवाल कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा सवाल एआई और उससे होने वाले देश में परिवर्तन, दुनिया में परिवर्तन पर सवाल पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी इस पर एक वीडियो पहले बना चुके हैं, और इसके साथ साथ राहुल गांधी ने एक और वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगली लड़ाई ड्रोन से होगी, ये मिसाइल और ये सब जितनी लड़ाइयाँ होती हैं वो सब खत्म हो जाएंगी और बहुत सस्ती होगी। ड्रोन से ड्रोन बनाना आसान होगा, सस्ता होगा, और हम देख रहे हैं कि अब लड़ाई उसी की हो रही है। लेकिन तीसरी बात यहाँ एक और भी आई है, जो साउंड वेव से लड़ाई की बात, उसका जिक्र, और वो अमेरिका ऑलरेडी करके दिखाया है, जिसका जिक्र बार बार आ रहा है। वेनेजुएला के मामले में वहाँ नरसंहार करके अब अमेरिका आ चुका है, और 1 मिनट में 300 से ज़्यादा गोलियां साउंड वेव से दागी गईं, और ये भी खबर अब पुख्ता खबर है जो अब ऑलरेडी पूरी दुनिया के सामने है। तो किस ढंग से पूरी दुनिया बदल रही है उसका जिक्र यहां कर रहे थे राहुल गांधी, और उसमें भारत को क्या करना चाहिए, भारत आज कहां खड़ा है और कहां भारत को जाना होगा, ये सारी बातें यहां राहुल गांधी ने इस स्कूल में कही हैं। बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन इन सब के बीच आपने देख लिया एसआईआर पर उधर ममता बनर्जी अपनी बात रख रही थी, लेकिन एसआईआर पर इधर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, और अब चूंकि जो याचिकाकर्ताओं की दलीलें पूरी हो चुकी हैं और चुनाव आयोग अपनी दलील पेश कर रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से राकेश द्विवेदी ने अपनी बात रखी, और आज फिर से पूछा गया। आज जब दलील रख रहे थे राकेश द्विवेदी तो उनसे सीजेआई ने पूछा, चूंकि सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच है ये, और उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया, राकेश द्विवेदी ने कहा कि 1 से 1.5 घंटा और लगेगा, तो अगली सुनवाई में मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा, इसके बाद फैसला सुरक्षित हो जाएगा। यानी अगली सुनवाई में फैसला सुरक्षित होगा, या उसी दिन फैसला सुनाया। उस दिन हालांकि सुनाना संभव नहीं है, फैसला लिखा जाना, सुनाना, इसमें टाइम लगेगा, इंतजार होगा। लेकिन एसआईआर और उसकी प्रक्रिया लगातार जारी है, जिस पर हम लोग कई बार चिंता व्यक्त कर चुके हैं। बिहार से ये मामला अभी तक आगे बढ़ चुका है, और 6 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजरने जा रहा है। ऐसे में एसआईआर को लेकर क्या फैसला होता है, इस पर निगाहें टिकी हुई हैं। भ्रष्टाचार का मामला यहाँ सामने है सुप्रीम कोर्ट से ही, जिसके बारे में आपके सामने रख चुका हूँ। 2 जजों की बेंच, जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस विश्वनाथन, दोनों बटे हुए नजर आए। अब 3 जजों की बेंच के पास ये मामला जाएगा, शायद ऐसा माना जाए। लेकिन इन सब के बीच चीन और भाजपा के बीच आखिर क्या गठजोड़ है, क्या गठजोड़ है, जोड़ नहीं जोड़ है कहें। जोड़ लगाना तो हम सोचते थे कि नरेंद्र मोदी लगाएंगे, लाल लाल आंखें दिखाएंगे, लेकिन यहां जोड़ लगा रहे हैं, यानी गठबंधन कर रहे हैं। आखिर इस गठबंधन के पीछे की राजनीति क्या है? चलिए 4-5 मामले बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। देखिए 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ हैं। शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं हमारे साथ, अंशु जी हमारे साथ में हैं, और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। लंबा हो गया मेरा आज प्रवचन थोड़ा, लेकिन बहुत सारी खबरें थी और ज़रूरत रहती है कि सारी खबरों को पहुंचाया जाए। प्रशांत जी, आपके पास सबसे पहले आना चाहता हूं, और राहुल गांधी की बात से ही शुरुआत करते हैं। राहुल रिटर्न्स, लेकिन नरेंद्र मोदी को घेरने की कोई कसर उन्होंने छोड़ी नहीं। फिल्म से लेकर, जननायकन फिल्म से लेकर, और एआई और तमाम मसलों पे उन्होंने अपनी बात रखी है। अब यहाँ से आगे राहुल गांधी की राजनीति की बात मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूं, देश की सियासत में, क्योंकि अभी तक एक मिसिंग जैसा लग रहा था नए साल में। राहुल गांधी की एंट्री के बाद आप क्या कुछ देखते हैं? जी देखिए राजीव जी, आज मेनू बड़ा लंबा चौड़ा है जी। राहुल गांधी है, चीन है, ईरान है, क्योंकि ट्रंप ने 25% टैरिफ और लगा दिया, यानी अब कुल टैरिफ भारत के ऊपर 75% लगेगा, क्योंकि ईरान से ट्रेड का मामला है। तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बीजेपी के दफ्तर में, तो बहुत सारी बातें, इन सबको बारी बारी से लेते हैं, कुछ को इस बार में, कुछ को अगली बार जब आऊंगा तब। जी, शुरुआत करते हैं राहुल गांधी से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है, और 2 वर्गों को खासकर संदेश है। एक उनका एग्जाम्पल याद कीजिए, उन्होंने कहा कि एक टीचर है एलिस,
और वो कितने प्यार से सद्भावना के साथ बच्चों को पढ़ाती हैं और बच्चों की पसंदीदा है, फेवरेट है। तो एलिस कौन है, नाम से समझ में आ रहा है कि वो ईसाई हैं। और अभी 25 दिसंबर को ईसाई धर्म के लोगों के ऊपर बीजेपी शासित प्रदेशों में सुनियोजित हमले हुए, एक के बाद एक हमले हुए, और उस दिन हमले हुए जिस दिन उनका सबसे बड़ा त्योहार होता है। पूरी दुनिया में एक संदेश गया भारत के बारे में, और अब राहुल गांधी एक दूसरा संदेश दे रहे हैं कि पूरा भारत वैसा नहीं है जैसा कि बीजेपी शासित प्रदेशों में हुआ। जी, भारत का दूसरा पक्ष भी है और वो बड़ा सशक्त है, और वो दुनिया को राहुल गांधी ने संदेश दिया कि भारत में एक पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है जिसकी सरकारें हैं, जो रूलिंग पार्टी रह चुका है, वो इससे अलग राय रखता है। वो पॉलिटिक्स ऑफ हेट में नहीं है और नफरत की राजनीति में नहीं है। वो माइनॉरिटीज को के खिलाफ जो हमले होते हैं उसके साथ नहीं है। तो एक बड़ा संदेश ग्लोबल कम्युनिटी को राहुल गांधी ने यहां से दे दिया। दूसरी बात कि जो राहुल गांधी की भाषा है, वो भाषा दरअसल वो जेन-ज़ी की भाषा है। जेन-ज़ी जो वैल्यूज लेकर आ रहा है, जो नया युवा जो वैल्यूज लेकर आ रहा है, वो नफरत में नहीं है। आज से 10 साल 15 साल पहले का युवा आ गया था, तब सोशल मीडिया नया नया था और सोशल मीडिया ने नफरत पहुंचाई थी। टेलीविजन गोदी मीडिया के सिवा दूसरे कोई विकल्प नहीं थे। अब डिजिटल मीडिया भी है, सोशल मीडिया बदल चुका है, और एक नया नैरेटिव लेके जेन-ज़ी आ रहा है। इसलिए राहुल गांधी लोकप्रिय भी हैं जेन-ज़ी में, और यही जेन-ज़ी अब भारत का मुस्तकबिल तय करेगा। जी, तो ये तो राहुल गांधी की बात। अब दूसरा कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बीजेपी के दफ्तर में, देखिए ये फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव है, और हम मान के चलें कि ये इनिशिएटिव, ये फैसला, ये कुछ ट्रंप को दिखाने के लिए हुआ है कि देखो तुम हमारे ऊपर टैरिफ लगाओगे तो हम चाइना की गोद में जाके बैठ जाएंगे। लेकिन ये कितनी बार फ्लिप फ्लॉप होगा? ये कोई झूला है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है। कभी आप अमेरिका के प्रेशर में ब्रिक्स को कमजोर करते हैं, जिसमें इंडिया, रशिया, चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका था, तो उसको ब्रिक्स को कमजोर करते हैं अमेरिका के दबाव में। उसके बाद जब अमेरिका आपके ऊपर टैरिफ लगाता है तो फिर आप नई धुरी तलाशते हैं। फॉरेन पॉलिसी इस तरीके से नहीं होती है कि आज यहाँ तो कल वहाँ। ये कोई दल बदल का खेल नहीं है कि ईडी के तक पहुँचाया और पार्टी चेंज करवा ली। जी, ये गंभीर विषय होते हैं। तो चीन, पहली बात की विदेश नीति का एकमात्र उद्देश्य होता है राष्ट्रहित। यहाँ पे कौन सा राष्ट्रहित है? अभी पवन खेड़ा जी ने तमाम बातें बता दी। चाइना अभी भी हमारी जमीन पर बैठा है, हम वहां पे पेट्रोलिंग नहीं कर पा रहे हैं जहां पे करते थे। उसके अलावा अभी रिसेंट की बात है राजीव जी कि एक भारतीय मूल की महिला को इसलिए डिटेन कर लिया शंघाई एयरपोर्ट पे क्योंकि उसके पासपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश लिखा था उनकी पैदाइश। तो चाइना जब चाहता है अरुणाचल प्रदेश के गांव के नाम बदल देता है, चाइना बॉर्डर में घुस आता है। और इन सब के बावजूद चाइना के साथ $100 बिलियन का ट्रेड है जो कि एक तरफा है। हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, चाइना को एक्सपोर्ट बड़ा कम है हमारा, एक तरफा ट्रेड है। तो ये मोदी जी को समझाना पड़ेगा देश को कि इसमें कौन सा राष्ट्रहित वो देख रहे हैं। और अगर ये अमेरिका को सबक सिखाने के लिए है तो आज ही अमेरिका ने दूसरा सबक दे दिया आपको कि उसने अभी तक तो 50% टैरिफ में भारत सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ वाला देश था।
आज उन्होंने घोषणा कर दी कि 25% और टैरिफ उसके लिए होगा जो ईरान के साथ ट्रेड करता है। अब हमने ईरान से तेल लेना कम बंद कर दिया लगभग, लेकिन अभी भी हमारा 14,000 करोड़ का ट्रेड ईरान के साथ है, जिसमें 10,000 तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो भारत का बासमती राइस है। जी। ईरान के एक्सपोर्ट की वजह से भारत की तमाम सारी दिल्ली के आसपास की, हरियाणा की जो राइस मिल हैं वो चल पाती हैं, क्योंकि यूरोप ने बासमती लेना बंद कर दिया है, हमसे कम कर दिया है, क्योंकि वो पेस्टिसाइड के नए पैमाने उन्होंने तय कर दिए। तो एक ईरान और सेंट्रल एशिया, दो जगह हमारा बासमती जाता है। अब ईरान में 25% टैरिफ और बढ़ गया ईरान से ट्रेड करने में। ये सब बातें की आवाज डमरू से नहीं आएगी जो मोदी जी बजा रहे हैं। ये गंभीर विषय है। तो फॉरेन पॉलिसी पे सरकार को एक वाइट पेपर लाना चाहिए कि भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या है, मालूम तो पड़े कि संडे को कुछ है, मंडे को कुछ है, मंगलवार को आप जो है वो प्रो अमेरिका होते हैं, बुधवार को आप प्रो चाइना होते हैं। ये इवन ऑड नहीं चलता विदेश नीति में, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो इवन ऑड दिखाई दे रहा है। और ये बड़ा फैसला है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को रूलिंग पार्टी के दफ्तर में बुलाना और उनको सम्मानित करना। पूरी दुनिया की निगाहें इस पे गई, और ये उस दिन हो रहा है जब पहले दूसरा दिन है भारत में अमेरिकी राजदूत जो है वो आ चुके हैं, सर्गियो गौर। तो तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार की जो नीति है वो बहुत ढुलमुल दिखाई देती है। उसका कोई नेशनल इंटरेस्ट क्या है वो तलाशना पड़ेगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नेशनल इंटरेस्ट यहाँ तलाशना तो पड़ेगा ही, लेकिन राहुल गांधी की आज की एंट्री ये क्या कुछ कहती है, जरा शकील जी। राजीव जी, अभी आप कह रहे थे कि नई नई खोजें हो रही हैं, विज्ञान है, ड्रोन की बात, एआई की बात। इन सबसे हमारा क्या वास्ता? एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, एआई आई, हमारे यहां तो बच्चा पैदा होते ही कहता है आई। आई माँ को कहते हैं मराठी में। तो मोदी जी ज्ञान देते हैं कि आप एआई की बात करते रहो, हमारा बच्चा तो पैदा होते ही, माँ के गर्भ से निकलते ही आई बोलता है। राजीव जी, राहुल इनकी सोच से बहुत आगे के आदमी हैं। ये अलग बात है कि अभी देश की जनता, देश के लोग उनको उस तरह नहीं समझ रहे। तमिलनाडु के जिस स्कूल का आपने दिखाया, वहां राहुल बच्चों के साथ बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, और मोदी जी स्टूडेंट से हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन वो बात नहीं करते, वो ज्ञान देते हैं। राहुल उसको बड़े आसान तरीके से सोच के बता रहे हैं एआई के सवाल का जवाब। पढ़ा लिखा आदमी सोचता है, रुकता है। और मोदी जी वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं और बच्चों से कहते हैं कि पहले पूरा प्रश्न पत्र पढ़ लेना। अरे ये तो क्लास टीचर जब से पेपर शुरू होते हैं तब से बताना शुरू कर देते हैं। मदर और फादर दोनों बताते हैं कि बेटा और बेटी पहले पेपर पूरा। मोदी जी के कठिन प्रश्न हल करना, टीचर ने लिखा था, बोला था उस टाइम जब मोदी जी ने बोला था पिछले साल कठिन प्रश्न हल करने पे, उन्होंने कहा था ये सही तरीका नहीं है। बच्चों को दी है उन्होंने, पहले आसान प्रश्न हल करना चाहिए ताकि उनका टाइम बचे, उसमें दिमाग लगा सके। तो ये जो है जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन अभी फिलहाल हमारे यहाँ लोग इसको समझने को तैयार नहीं है। राहुल ने वहां एक टीचर के नाम के आधार पे, एलिस के नाम के आधार पे कहा कि किस तरह एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, एक दूसरे की भाषा के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। ये सब बातें राहुल ही कर सकते हैं, और देश को इस समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन मोदी जी का जिक्र आएगा, तुलना होगी,
और वो खुद ही करते हैं, बीजेपी वाले ही करते हैं, खुद मोदी जी करते हैं हर जगह राहुल से तुलना। तो जहां मोदी जी जो है इन सब विषयों के बारे में क्या बता सकते हैं, कितना बता सकते हैं, ड्रोन के बारे में, एआई के बारे में, साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, और बच्चों को राहुल से बात करके लगता है कि हाँ हम किसी से बात कर रहे हैं, जैसे किसी अच्छे टीचर से बात कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, अपने बड़े भाई से बात कर रहे हैं। तो ये तो एक बड़ा ही अलग इशू है जहां तुलना हो ही नहीं सकती मगर करना पड़ती है। दूसरा चीन वाला सवाल, बंद कमरे में क्या बात हुई? हमें लगता है अभी आज आया नहीं है, कल परसों में आ जाएगा कि ना कोई बात हुई थी, ना कोई हमारे दफ्तर में आया था। यही तो कहा था उन्होंने जी। गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों को शहीद किया गया था और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था ना ना कोई नहीं आया, ना कोई है यहां पे। सियाचिन में जो शख्सग्राम घाटी है वहां चीन ने दावा कर दिया उसी वक्त जब वो बीजेपी के दफ्तर में बैठ के उनसे बंद कमरे में बात कर रहे थे। और उस घाटी की जो रणनीतिक महत्व है वो क्या है? वो चार तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ चीन है वहां पे, एक तरफ पाकिस्तान है वहां पे, एक तरफ अफगानिस्तान है और एक तरफ हम हैं जिसका वो इलाका है। ये जम्मू कश्मीर का इलाका हुआ करता था, सियाचिन घाटी में आता है ये ग्लेशियर में। जब हम लोग सियाचिन जाते थे तब वहां के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। वहां तक ले जाया नहीं जाता, भारतीय सेना वहां नहीं ले जाती है, लेकिन उसके बारे में ब्रीफिंग करती थी। आज चीन कह रहा है कि वो हमारा है, आपका नहीं है। आज पवन खेड़ा ने ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा एक दब्बू समर्पण, मोदी सरकार का, बीजेपी का दब्बू समर्पण, गिरगिट से उनकी तुलना करी है। तो ये जो है स्थिति को आप एक दूसरे नजर से अगर देखें कि अगर यही कम्युनिस्ट पार्टी का दल कांग्रेस के या किसी और पार्टी के दफ्तर में आया होता तो ये गोदी मीडिया क्या देता? राहुल को पूरी तरह देशद्रोही घोषित किया जा चुका होता जी। लेकिन कहीं कोई सवाल नहीं, कहीं कोई बात नहीं। ये जो है आप सत्तारूढ़ पार्टी है, को अगर किसी से बात करना है तो जो पवन खेड़ा ने सवाल उठाया, जायज सवाल उठाया, उन्होंने कहा क्या आपने इस बारे में बात करी कि अरुणाचल में और लद्दाख में जो हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है वो वापस कब कर रहे हो? नहीं जी। शायद जो कहते हैं वो लड़ियां होती हैं जो बिजली की, जिसके बारे में हर दिवाली से पहले क्या लगते हैं, उसके बारे में बात करी होगी कि लड़ियों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, थोड़ी अच्छी लड़ियां पहुंचाओ आप इस बार दिवाली पे। इनका जो दोहरा रवैया है, जो दोहरा चरित्र है, दोहरी बातें हैं, ये अब धीरे धीरे उजागर हो रहे हैं। चाहे गोदी मीडिया कितना ही छुपा ले, गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा। अगर गोदी मीडिया एक दिन के लिए भी स्वतंत्र और निष्पक्षता के साथ ये कवर कर ले तो बीजेपी का जितना भी ये कलई है ये सारी खुल जाएगी। लेकिन नहीं, वो नहीं दिखाएगा। लेकिन फिर भी ये जो है मैसेज जा रहा है कि आप अपने दफ्तर में बुला के उनसे बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो उन्होंने कब्जा कर रखा है, जो उनका सामान आ रहा है, राहुल ने तमिलनाडु में यही तो कहा कि सारा सामान चीन के से बन के आ रहा है, हम अपना मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। वो कहाँ है? उसकी कोई बात नहीं है। तो स्थिति जो है बहुत खराब है। राहुल उनके कंट्राडिक्शंस को उभार रहे हैं, चीजें सामने आ रही हैं, मगर गति जो है अभी थोड़ी स्लो लग रही है और उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह गोदी मीडिया है, बीजेपी नहीं है। बीजेपी तो अपना काम करेगी, मोदी जी अपना काम करेंगे, लेकिन गोदी मीडिया उसके ऊपर ढांकती चली जा रही है, छुपाती चली जा रही है। देखते हैं कब तक छुपाती है। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आखिर कब तक छुपाती है, देखते हैं। अंशु जी, कैसे देखा जाए ओवरऑल राहुल गांधी की एंट्री, उधर चाइना का प्रतिनिधिमंडल, कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पहुँचना, और वो भी बीजेपी दफ्तर में। अगर यही बात कांग्रेस के साथ हो जाती, राहुल गांधी को बार बार बीजेपी घेरती है कि उनका चाइना के साथ कुछ और रिलेशन है, लेकिन इनका क्या रिलेशन है, कांग्रेस पार्टी तो यही पूछ रही थी। और ऐसे में
और जबकि अभी चुनाव का वक्त है और चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है, हालांकि चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाने की कोशिश चल रही है और व्यापार और तमाम चीज़ों में अंदर खाने बहुत सारी डीलिंग हो चुकी है। कैसे देखा जाए इसको देश के लिहाज से? ठीक है राजीव जी, बीजेपी जो कुछ भी करती है वो जो है वो अपने मतलब से, अपने तरीके से और केवल अपने और अपने कहा जाए जो एक क्रॉनी कैपिटलिज्म के मित्रों के लिए वो सारा अपने सोच के रखती है। देश का हित जो होता है वो इनके लिए कभी सर्वोपरि नहीं होता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज बीजेपी और यहां तक कि आरएसएस के भी कुछ नेताओं की ये चाइना की पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुलाकात हुई, और अगर ऐसा कांग्रेस या किसी अन्य दल के नेता के साथ हुआ होता तो आप समझ सकते थे कि अभी तक कितना हंगामा मच जाता, सारे गोदी मीडिया चैनल में किस तरह की चर्चा हो रही होती। राहुल गांधी को लेकर तो अक्सर इस तरह की चर्चाएं की जाती है, उन्हें एजेंट और पता नहीं क्या क्या नाम दे दिया जाता है, लेकिन ये जो करें उसमें कोई बुराई किसी को नजर नहीं आती और उल्टा उसको दबाया और ढका जाता है, छिपाया जाता है। लेकिन आप ये समझिए कि ये देश के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। देश को जानने का यह हक है कि बीजेपी और आरएसएस ने क्या मुलाकात की, उस मुलाकात में क्या चर्चा हुई, क्या एजेंडा है, क्या बात है। क्योंकि ऐसे समय में जब ये मुलाकात हो रही है, जैसे कि बता ही दिया गया है कि उसके बाद जो चीनी विदेश जो प्रवक्ता हैं वो बोलते हैं कि शख्स गांव पर हमारा दावा है, वो कश्मीर के शख्स गांव पर अपना दावा ठोक देते हैं, जो कि भारत के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत का भूभाग है, और उस पर वो अपना दावा ठोक देते हैं। और इतना ही नहीं, वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, चीन ने बहुत ज्यादा निर्माण कार्य वहां पर कर दिया है, 75 किलोमीटर से ज्यादा वहां पर सड़क बना दी और धड़ाधड़ निर्माण कार्य चल रहा है। ये भारत को पूछना चाहिए था ना कि आप किस 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 हैसियत से और किस तरह से यह निर्माण कार्य कर रहे हैं, हमारी भूमि में कहां आप घुसते चले आ रहे हैं। जब डोकलाम होता है उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री जी इस तरह का बयान देते हैं कि कोई भूमि नहीं गई, 1 इंच भूमि नहीं गई, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और जिस तरह से सारी बातें हुई, उसको वो किस बेशर्मी के साथ यहाँ पर दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। जबकि राहुल गांधी हर समय वक्त से पहले चेताते रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया कि चाइना के क्या इरादे हैं, कितने खतरनाक इरादे हैं, किस तरह से चाइना हर तरफ से हमारे अंदर घुसा चला आ रहा है, और उन्होंने बार बार चेताया। लेकिन उनकी बातों को न सिर्फ हल्के में लिया गया, उल्टा उनको देश, एक तरीके से कहा गया कि ये देश विरोधी बातें करते हैं, यानी कि आप चाइना से मिल रहे हैं तो आप बहुत बड़े देशभक्त हैं, और राहुल गांधी अगर बता रहे हैं कि चाइना की साजिशें क्या हैं, किस तरह वो हमारी धरती पर कब्जा कर रहा है, किस तरह अंदर घुस आए हैं वो, तो उनको आप एक अलग लेवल लगाते हैं। और यही हमारे अगर कहा जाए ये सरकार है और ये बीजेपी का शासन है कि जब ऑपरेशन सिंदूर होता है और इतना बड़ा हमारे भारत के साथ धोखा होता है, हमारे इतने सैनिक जान गंवाते हैं, तो साफ तौर पे सबको पता है और इसकी पुष्टि होती है कि पीछे से चाइना पूरी मदद कर रहा था पाकिस्तान की। हर तरीके से चाइना ने पाकिस्तान को मदद पहुंचाई, और उस समय जब पाकिस्तान के साथ हमारा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो आपने ये सवाल क्यों नहीं पूछा यहां पर कि आप तो चाइना जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान का हितैषी और पाकिस्तान के साथ ही मिलकर सब कुछ काम कर रहा है। ये तो कोई इसमें छुपाने की बात ही नहीं है कि चाइना तो हमारे लिए एक तरीके से कहा जाए कि दुश्मन नंबर 1 ही है, और वो हमेशा पाकिस्तान के साथ मिलकर और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश करते रहे हैं। तो ये सवाल क्यों नहीं पूछे गए, अपनी भूमि की बात क्यों नहीं की गई, शख्सगाम की बात क्यों नहीं की गई। और आज जो ये दोनों पार्टीज के बीच, चाहे बीजेपी और चाइना की पार्टीज के बीच जो गुटरगू हुई है, वो सामने आनी चाहिए, देश की जनता के सामने आनी चाहिए। क्या इस पर कोई सवाल उठाए जाएंगे? मुझे तो लगता है कि कुछ शायद ऐसी चर्चा हुई होगी कि जिस तरह से वहां पर चाइना में पार्टी और शासन के बीच कोई ज्यादा अंतर नहीं है, कि एक ही पार्टी है, वो शासन भी चलाती है और उसका एक छत्र राज है, और एक तरीके से डेमोक्रेसी की वहां पर क्या हालत है वो तो सभी को पता है। तो बीजेपी का भी यही कहना होगा, आरएसएस का, कि हम भी तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं, एक छत्र अपनी पार्टी का राज चाहते हैं, तो आपसे चलिए और हम कुछ गुर सीख लेते हैं और बातें सीख लेते हैं, और जो कुछ भी बात है उसके बदले आपको जो करना है वो डील हम कर लेते हैं। क्या डील हुई, क्या बात हुई, देश ये जानना चाहता है ना। आप सत्तारूढ़ पार्टी हैं, आप
को अगर आप इस तरह से जिस चाइना को लेकर इतनी शंका है, इतनी सारी चीजें हैं हमारे ऊपर, हमेशा उन्होंने इस तरह की चीजें की है। अरुणाचल को लेकर जो है वो तमाम विवाद रहे हैं, नत्थी वीजा किसने दिया था, किस तरह से इस तरह की बातें हुई थी। और राहुल गांधी ने तो हर कदम पे बताया है कि अरुणाचल में चाइना क्या कर रहा है, उधर लद्दाख और उधर पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां पर चाइना क्या कर रहा है, किस तरह से हमारी भूमि हत्याई जा रही है, पाकिस्तान के साथ मिलकर किस तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं। तो राहुल गांधी ने तो देश हित में ये सारी बातें बताई, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इसे देश हित में कहेंगे या देश विरोध में करेंगे? पहली बात तो है कि इनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर इस मुलाकात का मकसद क्या था, क्या बात हुई, क्या नहीं हुई। आप देश के सामने इसको पूरी तरीके से रखिए। और जब चाइना इस तरह के बयान दे रहा है, शख्सगाम की बातें कर रहा है, तो आपके पास क्या उनसे पूछने के लिए कोई सवाल है? आप इसको लेकर के आपके प्रवक्ता जो है विदेश मंत्रालय के, क्यों नहीं इस पर अभी तक बयान आया या क्यों नहीं इस पर कड़ाई से पूछा गया है? तो आप भी बिल्कुल दो तरफा चल रहे हैं। आप देश की जनता को तो कहते हैं कि आप दिवाली पर चाइना के बने हुए वो चाइनीज आंखों वाले गणेश जी मत खरीदिए, वो मूर्तियां मत खरीदिए और आप उनकी इन छोटी छोटी चीजों का बहिष्कार कीजिए। लेकिन कितना बड़ा ट्रेड हमारा हो रहा है चाइना के साथ, सारी तमाम चीजें हैं, आप तो चाइना को फायदा पहुंचा रहे हैं। जाहिर सी बात है, चाइना आज महाशक्ति है एक तरह से, और चाइना हर चीज में आगे है और उसका मुकाबला तो हम कहीं से कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन आप बजाय कि उस महाशक्ति का मुकाबला करने के लिए आप अपने अंदर कुछ चीजों को पैदा करें, आप हर जगह जाके एक तरह से कहा जाए कि चीजों को स्वीकार कर ले रहे हैं, अपने एक तरीके से घुटने टेक दे रहे हैं या अपने आप को चीजों को छोड़ दे रहे हैं जो आपके देश हित की, आपके देश की चीजें हैं। तो ये जो नीतियां हैं आपकी कहां लेकर जा रही है? तो विदेश नीति में क्या राष्ट्र हित आपका सबसे पहले है? ये तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। और राहुल गांधी जी ने आज जो एक बात कही वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। जब उस छात्र ने पूछा एआई के बारे में, तो आज एक महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कि कल्चर बदलने की जरूरत है। आज जिस तरह से देश में एक साइंटिफिक थिंकिंग के कल्चर को खत्म किया जा रहा है, हमारी जो जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहां पर एक रीजनिंग और एक जिसे कहा जाए कि नवोन्मेष या फिर एक नई चीजों को तैयार करने की चीजों को पीछे ले जाया जा रहा है, और गोबर और पता नहीं किन किन चीजों की चर्चाएं ज्यादा हो रही हैं, गोमूत्र और गोबर की। तो ये हमको आप कहां ले जा रहे हैं? चाइना आज देखा जाए क्यों अमेरिका जो है वो चाइना को सबसे बड़ा खतरा मान रहा है, क्योंकि चाइना ने आज अपने आप को हर चीज में उतना सशक्त कर लिया है। पहले जो लड़ाई होती थी, भले ही तेल के लिए अगर विश्व में अगर लड़ाई चल रही थी या और साधनों के लिए, तो अभी जो लड़ाई होने वाली है या जो भी चीजें सबसे ज्यादा इंटरनेशनली देशों को सशक्त बनाने वाली है, उसमें एआई, टेक्नोलॉजी और रेयर अर्थ मटेरियल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इन सब चीजों में चाइना पूरी बाजी मार चुका है। चाइना इतना आगे बढ़ चुका है कि अब वो अमेरिका के लिए भी एक खतरा बन चुका है। चाइना चाहे आप उनके स्पेस में देख लीजिए, चाहे जिस तरह की अभी उन्होंने सैटेलाइट वगैरह विकसित की है, ये जो जानने में आ रहा है, इस तरह की उनकी सैटेलाइट्स है कि जो अपनी गति को कैसे भी नियंत्रित कर सकती है, किसी भी रफ्तार से चल सकती है, और यहां तक कि दूसरी सैटेलाइट को अगर चाहे तो नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो चाइना आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, रेयर अर्थ के मटेरियल के क्षेत्र में जहां पहुंच चुका है, वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो हमने तो अपने कोई भी ना तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाया, ना अपनी पॉपुलेशन का फायदा उठाया। हम तो यहाँ कहते रहे आप भाई गोबर गोमूत्र और ये है कि आप चलिए और कांवड़ उठाइए और ये सब कीजिए, और हिंदू मुस्लिम इन्हीं सब चीजों में अपने यूथ को लगाते रहे। हमने क्या आज तक एक फोन का भी निर्माण किया है? हम यहाँ सिर्फ असेंबलिंग होती है, ये अब देश के हर लोगों को पता है। और राहुल गांधी जो एक बात कहते हैं वो बहुत बड़ी बात कहते हैं, हम कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग का हब है, पूरी दुनिया उस पर निर्भर है। अगर वो चाहे भी तो दुनिया चाइना को नकार नहीं सकती है, इस बात को आपको समझना होगा। इतनी बड़ी शक्ति बन गई है, तो आप क्या उस शक्ति के आगे घुटने यहां पर टेक रहे हैं? अपने राष्ट्रीय हितों को ताक पे रखकर आपकी पार्टियां यहां पर क्या बात कर रही है? आपने तो खुद में उतनी शक्ति बनाई नहीं। आप जब परीक्षा पे चर्चा पे आप जब बात करते हैं तो आप क्या बात करते हैं उन बच्चों से कि इस तरह की तैयारी करके जाइएगा या उस तरह की बातें करेंगे, लेकिन आप ये बात नहीं उनको समझा पाते हैं या अपनी शिक्षा में किस तरह से
उनको जो एक नई टेक्निक का युग है उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना है। जब ये चीज आई, यहाँ पर एआई की भी बात हुई कि जिस तरह से चीजें थी बहुत सारी अमेरिका ने डेवलप की, उसके जवाब में चाइना ने इतने सस्ते में उसको बना दिया कि इतने सालों का जो एक रिसर्च था या इतना पैसा लगाया हुआ था अमेरिका ने, वो मतलब चंद दिनों में ही वो धराशायी हो गया। वो फ्री में देने लगी वो टेक्नोलॉजी चाइना, ये तो हम सब लोग जानते हैं। तो ये आप क्या मुकाबला करेंगे उनका, और आपकी क्या विदेश नीति है? और राहुल गांधी तो ये सारी बातें बहुत पहले से कहते हुए आए हैं, लेकिन आप उनको सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, और वही बातें जो सारी हैं वो सारी बातें जो आगे जाकर सही साबित होती है। चाहे उन्होंने जो जीएसटी पे कहा, या जो नोटबंदी पे कहा, या चाइना को लेकर कहा, या जिन भी चीजों को कहा, या आज वो एआई और टेक्नोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, बार बार लगातार वो इसकी बात कर रहे हैं कि हम इसमें पिछड़ रहे हैं, हम कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ट्रेड जो है हमारी जो है देश की कंपनियां या हमारी ये है, और वो भी अडानी अंबानी केवल वही कर रहे हैं। राज ठाकरे ने जी जो अभी दिखाया था वो बहुत बड़ी चीज थी। उन्होंने किस तरह दिखाया था कि पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश भर में वो एक अपने मैप के जरिए उन्होंने जाल दिखाया था कि सिर्फ एक अडानी कंपनी को सब कुछ सौंप दिया गया। देश में एक कंपनी की मोनोपोली हो जाना कितनी कितनी खतरनाक चीज है। ना तो केवल ये प्रतिस्पर्धा को खत्म करती है, बल्कि देश की कभी भी किसी भी चीज को लेकर खतरे में डाल सकती है। अगर सारी बिजली कंपनियां उनके पास है, कल को कुछ बिजली की समस्या हो तो पूरा ग्रिड, पूरा देश अंधेरे में डूब सकता है। सारे एयरपोर्ट उनके पास हो तो कोई बात खराबी हो तो वो हर चीज चौपट हो सकती है। ये हमने अभी देखा ही इंडिगो के समय में क्या हुआ, या और चीज के समय क्या हुआ। तो राज ठाकरे ने एक बहुत बड़ी चीज लोगों के सामने लाकर रख दी है, तो वहां म्यूनिसिपल ही चुनाव, लेकिन ये देश के लिए चिंता की सोचने की बात है कि आपने एक उद्योगपति को सब कुछ कैसे दे दिया। और आज जो विश्व की सारी जो एक जियोपॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरीके से अमेरिका की एक दादागिरी चल रही है, चाहे वो वेनेजुएला को लेकर हो, चाहे वो ईरान को लेकर हो, तो भारत को तो आज बहुत संयमित रहने की जरूरत है। और ये सही कहा, जो ईरान से व्यापार करने को लेकर जो ये लगा दिया गया है 25% का और टैक्स, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ईरान से हमारा बहुत ज्यादा व्यापार है और बहुत गहरे पुराने रिश्ते हैं। अब ईरान के साथ हम कैसे अपनी डिप्लोमेसी को रखते हैं, ये पता नहीं हमारा जो विदेश मंत्रालय है वो क्या कर पाएगा। वित्त वर्ष 25-26 के हिसाब से ईरान को 468 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का बासमती चावल हम लोगों ने निर्यात किया है, जो लगभग 6 लाख टन है। और ईरान के साथ बहुत बड़ा हमारा ट्रेड है, और अमेरिका जो हमें कुछ नहीं दे रहा है, ट्रेड डील भी उसकी हमारे साथ क्या होगी उसका कोई लाभ नहीं है। 50% तो टैरिफ लगाया ही हुआ था। अब हम ईरान से अपना जो व्यापार रखते हैं, जिससे हमें इतना फायदा हो रहा है, इतना बड़ा व्यापारिक रिश्ता है हमारा उसके साथ, उसकी वजह से वो 25% टैक्स हमारे ऊपर और ठोक देगा। तो ये जो पूरी जियोपॉलिटिक्स चल रही है, आज अमेरिका वेनेजुएला पे कर रहा है, कल वो ईरान पे भी उसी तरह की चीजें करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो अपना दावा ग्रीनलैंड पे ठोक रहा है, वो अपना दावा कई ऐसे देश है जी। तो ये चीजें अभी अभी समझनी होगी भारत को कि हम कहाँ जा रहे हैं, और इस तरह की ये पेटी पॉलिटिक्स करके और केवल जिसे कहा जाए अपना एजेंडा चलाकर ये देश को बहुत खतरनाक स्थिति में लाते जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि देश एक खतरनाक स्थिति में ले जा रहे हैं देश को, और जा भी चुका है कह सकते हैं, क्योंकि पिछले 12 वर्षों में जो कुछ हो रहा है सब कुछ सामने है, और उसमें हम कहाँ हैं, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहाँ है, हमारे ऊपर लगातार टैरिफ है। इन सारी चीज़ों को अगर देखें तो साफ रिजल्ट आपके सामने आता है। अमलेंदु जी, राहुल गांधी की एंट्री को कैसे देखते हैं नए साल में? ये नए साल में इधर चूंकि ठंड है, और मुझे लगता है कि आज शायद सबसे ज़्यादा ठंडा दिन इस मौसम का रहा होगा, और ऐसी सर्दी में राहुल गांधी तो पहुंच गए उधर थोड़ा गर्म इलाके में, लेकिन उन्होंने पूरे देश में जो है राजनीति में गर्मी पैदा कर दी। आज साल की अपना पहला अपीयरेंस जो था उसी में राहुल गांधी ने एक बड़ी ज़बरदस्त गर्मी जो है वो देश के अंदर पैदा कर दी। अब राहुल गांधी, राजीव जी, आज भी जिन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, तो वो जो उनको एक दायित्व मिला है शैडो प्राइम मिनिस्टर का, तो वो बाकायदा उसी तरीके से बिहेव करते हुए भी नजर आते हैं। राहुल गांधी जिन मसलों पर चर्चा कर रहे हैं वो मसले क्या हैं? वो मसले यही हैं कि देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा और देश के सामने चुनौतियां क्या हैं,
और उन चुनौतियों से देश निपटने के लिए क्या कर सकता है और वो चुनौतियां कितनी गंभीर हैं और हमारे पास क्या संसाधन है और हमको क्या रास्ता इसके लिए आगे निकालना चाहिए। राहुल गांधी इन मसलों पर बात कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो पतंग उड़ा रहे हैं। और मैं तो आज एक वीडियो सुन रहा था, प्रधानमंत्री बता रहे थे कि वो जो गेमिंग है उसमें गेमिंग में हनुमान जी का भी इस्तेमाल कर लिया जाए। तो हमारे जो मिथकीय चरित्र हैं, जो पौराणिक चरित्र हैं या कहिए जो भी हमारे धार्मिक चरित्र हैं, वो अब गेम्स में आ जाएंगे। तो राजीव जी, अब प्रधानमंत्री इतना दिव्य ज्ञान दे रहे हैं कि हनुमान जी को भी अब गेमिंग में इस्तेमाल कर लिया जाए, तो हनुमान जी के साथ गेमिंग में क्या क्या किया जाएगा, अब किसी की भावना आहत नहीं होगी। ये प्रधानमंत्री जो है वो ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, वो राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से एक बड़ा खतरा बन रहा है। और राजीव जी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सिर्फ आईटी के लिए ही खतरा नहीं बन रहा है, वो खतरा जो है वो विनिर्माण का क्षेत्र है उसमें भी खतरा बन रहा है, वो हमारा जो पत्रकारिता का क्षेत्र है उसमें भी खतरा बन रहा है, और वो जो हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके लिए भी खतरा बन रहा है। और आपको याद होगा कि हॉलीवुड में तो बाकायदा हड़ताल रही लंबे समय तक कि इंटेलिजेंस, जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके जरिए किस तरीके से वीडियो एडिटिंग से लेकर तमाम काम करवाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, तो ये बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। और खतरा सिर्फ यही नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोजगार पे हमला करेगा या क्या करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सोचने का नजरिया जो है उस पर हमला हो रहा है, तो उसको किस तरीके से बचाया जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि वो भलाई के लिए काम में आए। तो इस पर राहुल गांधी बात कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताते हैं कि यहाँ तो बहुत पहले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, बताया शायद ये नहीं कि कहा उन्होंने बिल गेट्स के साथ बातचीत में कि हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होता है तो आई कहता है, तो यहाँ तो एआई है ही, पहले से ही आई है। तो आप ये तो खैर ठीक है, प्रधानमंत्री का अपना जो है वो है, लेकिन राहुल गांधी ने आज जो बातें की हैं राजीव जी, वो इस देश के लिए एक कहिए अलार्मिंग बेल जो है, वो उस तरीके की बातें राहुल गांधी की हैं। चाहे वो जिस तरीके से देश का जो हमारा सांप्रदायिक ताना बाना है, जो हमारा सांप्रदायिक सद्भाव है, उसको नष्ट किया जा रहा है, उसको लेकर राहुल गांधी ने बातचीत की हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जो भी नई चीज़ें आनी है उसको लेकर राहुल गांधी ने जो बातचीत की है, तो ये एक नया विजन देश के सामने रखती है। हालांकि बहुत सी बातें राहुल गांधी इस तरीके की पहले भी कर चुके हैं, और जैसा कि आपने भी जिक्र किया था कि भाई ड्रोन को लेकर उन्होंने पहली बात की थी, वो सामने आ गया ड्रोन का कि किस तरीके से ड्रोन से युद्ध लड़े गए। भारत ऑपरेशन सिंदूर जब कर रहा था तो हमको भी ड्रोन का सामना करना पड़ा। यूक्रेन और रूस जो है उनका सामने ड्रोन से हो रहा है, और राहुल गांधी इस बात को पहले कह चुके थे कि ड्रोन जो आया है तो ये युद्ध के नए रास्ते, एक तरीके से नई स्ट्रेटजी वो खोल दिए, अब ये सामने है। तो राहुल गांधी जो चेता रहे, फिर दूसरा राहुल गांधी चीन को लेकर जो बात कर रहे हैं कि भाई चीन किस तरीके से उसने किन किन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। तो ये तो राजीव जी, ये चिंता करने के विषय जो राहुल गांधी चिंता कर रहे हैं, ये चिंता करने का मोदी जी का था, और ये चिंता करने का विषय सरकार का था कि वो इस पर चिंतन करे कि भाई आगे देश को किस तरीके से लेकर जाना है। आपने बात तो कर दी सब 2047 में विकसित भारत बनेगा, लेकिन वो विकसित भारत कैसा होगा, उसका रोड मैप क्या होगा, किन क्षेत्रों में विकसित भारत को आगे चलकर काम करना है, आर्थिक नीतियां क्या होंगी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा क्या रास्ता होगा, हमको किन क्षेत्रों में आगे काम करना है, इसको लेकर कोई चिंता की बात नहीं आती। उसको लेकर तो आप पतंग उड़ाकर बता देते हैं, पतंग उड़ा के विकसित भारत हो जाएगा, पतंग की डोर पर चढ़कर हम 2047 में पहुंच जाएंगे और विकसित भारत बन जाएगा। तो ये तो हमारे जो देश को आगे ले जाने वाले लोग हैं फिलहाल, जिनके पास जिम्मेदारी है, ये उनका विजन है राजीव जी। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरीके से इसको लेकर बातें की हैं, तो ये एक नया रास्ता जो है वो चिंता का खुलता है। और इस देश से जिसको भी प्यार है, जिसको भी ये लगता है कि ये देश तरक्की करे और देश आगे बढ़े और भारत जो वास्तव में विकसित देश बने और विकसित देशों के से संघर्ष की स्थिति में भारत आगे बढ़े, तो उसको राहुल गांधी की बातों को बहुत गौर से सुनना पड़ेगा, और सिर्फ सुनना ही नहीं पड़ेगा, उस पर नीतियां भी बनानी पड़ेंगी कि किस तरीके से देश आगे बढ़े। तो ये तो राजीव जी आज राहुल गांधी ने इस तरीके से घेरा। अब जो चीन को लेकर राजीव जी मसला चल रहा है, अब चीन, आप चीनी प्रतिनिधिमंडल का कम्युनिस्ट पार्टी की वहां का आप जब स्वागत कर रहे हैं अपने दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर में, तो किस समय स्वागत किया जा रहा है? ठीक उस समय स्वागत किया जा रहा है जिस समय चीन ये दावा कर रहा है कि सक्शगाम घाटी उसकी है और इसलिए वहां उसे निर्माण करने से कोई नहीं रोक सकता।
तो भाई ये आपको उसी समय करने की क्या आवश्यकता थी? क्या पहले से फिक्स मैच था? इसका जवाब भी आना चाहिए था, जो कि इसका जवाब नहीं आया। ना प्रधानमंत्री की तरफ से आया है, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है। और हम इस मीडिया से तो उम्मीद ही क्या करें कि इस पर कोई चर्चा करेगा? वो चर्चा इस पर करेगा भी नहीं। लेकिन ये सवाल जो है ये निश्चित तौर पर है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर क्या खेल खेल रही है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस देश की जो आर्थिक नीतियां हैं, इस देश का जो सामाजिक ताना बाना है और जो आर्थिक ढांचा है, उसके खिलाफ काम कर रही है। ये चीजें सामने आने लगी हैं और जाहिर सी बात है कि विपक्ष का अपना काम है, विपक्ष उसको कर रहा है, ये बता रहा है देश को भारतीय जनता पार्टी की नीतियां किस तरीके से देश को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो ये सोचना अब देशवासियों का काम है कि कौन देश के हित में काम कर रहा है, कौन देश के हित में काम नहीं कर रहा है। लेकिन एक बड़ी चुनौतियां इस देश के सामने हैं निश्चित तौर पर, और इसको गंभीरता से लेना होगा। राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से मोदी जी को घेरा है, चाहे वो जननायकन के मसले को लेकर हो या आज जिस तरीके से कांग्रेस ने घेरा है बीजेपी की चीन से दोस्ती को लेकर हो, ये गंभीर सवाल है राजीव जी। और मुझे लगता है कि इस पर देश को चर्चा अवश्य करनी चाहिए और नए रास्ते निकालने की दिशा में बढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चर्चा गंभीर विषय और इस पर गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। प्रशांत जी, बहुत कुछ हम बातें कर चुके हैं चीन को लेकर, बहुत सारी बातें यहाँ राहुल गांधी को लेकर भी हम कर रहे हैं, एसआईआर को लेकर भी मैं शुरुआत में अपनी बात रख रहा था और आज एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में बहस भी हुई है। बहस नहीं बल्कि दलील पेश की गई आज चुनाव आयोग की तरफ से और उस पर भी हम लोग बात रख चुके हैं। अपनी बात आप रखिए। जी, आज जो तस्वीर अभी आप दिखा रहे थे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन बीजेपी के दफ्तर में, ये बहुत बड़ी घटना है और ये संदेश दिया गया है पूरी दुनिया को। आप इस तस्वीर को देखिए, उसमें पीछे नरेंद्र मोदी की फोटो है। तो केवल ऐसा नहीं कि पार्टी से इंटरेक्शन है, उसमें सरकार की सहमति भी है, वो भी मोहर लगी हुई है कि पीछे मोदी जी का फोटो है, देखिए दाहिनी तरफ। तो ये जो संदेश है ये क्या देना चाहते हैं देख लीजिए। तो ये दुनिया को क्या संदेश एक तरफ मोदी जी, दूसरी तरफ नड्डा जी। हाँ, कल 2-3 दिन में नड्डा जी की फोटो वहां पे किसी और की लग जाएगी। लेकिन देखिए ये संदेश क्या देना चाह रहे हैं, या क्या ये डोनाल्ड ट्रंप को संदेश है? और डोनाल्ड ट्रंप को संदेश है तो वो रिएक्ट कर रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं। अभी तक राजीव जी मोदी जी 10 बार चीन गए हैं, 10 बार। और बहुत आश्चर्यजनक बात यह है कि 4 बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे गए। तो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे चीन क्यों जा रहे थे? क्या रिश्ते हैं? क्या वो बातें हैं कि जब आप झूला झुलाते हैं तो वो डोकलाम में चला जाता है चीन? क्या बातें हैं कि जब आप कह रहे थे कि लाल आंखें दिखाएंगे लेकिन वो चीन आ जाता है वापिस आपके? ये कौन सा कॉन्फिडेंस चीन को है कि वो सब कुछ कर पाता है जो वो चाहता है? ये रिश्ता जो है इसके बारे में देश में चर्चा होनी चाहिए। क्यों मोदी जी चीन का नाम नहीं लेते हैं? क्यों वो खामोश हो जाते हैं कि कोई नहीं आया? अभी शकील जी बता रहे थे कि वो सीधे सीधे कहते हैं कि कोई आया नहीं था, ना कोई आया है, ना कोई आएगा, जबकि हमारे 20 जवान मारे गए। फौजी अफसर कह रहे हैं कि वो बॉर्डर का जो मामला है अभी पेंडिंग है, वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। रोज हम अखबारों में खबरें पढ़ते हैं कि आज चाइना ने नाम बदल दिए गांव के अरुणाचल प्रदेश में, कभी कहाँ दावा किया, कभी पैंगोंग त्सो पे दावा किया, कभी अलग अलग जगह पे दावा करता है वो। लेकिन ये मोदी जी के रिश्ते चीन से क्या है, इसके बारे में देश में चर्चा होनी चाहिए। और खासकर उस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री के तौर पे 4 बार चीन किसके बुलावे पे जा रहे थे, क्यों जा रहे थे? कौन सा मुख्यमंत्री है राजीव जी बता दीजिए आज हमारे देश में कि जो तमाम विदेश यात्राओं पे इस तरीके से जाता हो, बायलैटरल यात्राओं पे?
जाते हैं। अभी दावोस में इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हो रही है, उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जाएंगे या एक आध प्रदेश की और जाएंगे, लेकिन अकेले किसी एक देश में एक मुख्यमंत्री 4 बार क्यों जा रहा है? कौन सी ऐसी रिश्ते चाइना से बन गए थे, और क्यों मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही चाइना जो है वो अचानक आक्रामक हो जाता है? क्यों मोदी जी खामोश हो जाते हैं चाइना के नाम पे? और आज चाइना वहां पहुंच गया जहां पे कभी नहीं पहुंचा था, कि किसी रूलिंग पार्टी के हेडक्वार्टर में चाइना पहुंच गया। और चाइना को तो जरूरत है अमेरिका को आंख दिखाने की, अमेरिका के साथ कंपटीशन करने की, अमेरिका की बैलेंसिंग पावर बनने की, लेकिन भारत उस ट्रैप में क्यों आ गया? जी। क्या ये विदेश मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी थी कि ये फोटो ऑप होना चाहिए? इससे दुनिया में क्या संदेश जाएगा? और चीन जो है वो रिलायबल दोस्त किसी का नहीं है। अभी याद होगा आपको राजीव जी कि आखिरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति चीन के राजदूत के साथ ही मिले थे। जी। उसके बाद अमेरिका उनको उठा के ले गया और चीन कुछ नहीं बोला, खामोश रहा चीन। ईरान पे हमला होता रहा, चीन ने खामोशी बरकरार रखी अपनी। तो चीन किसी का भरोसेमंद दोस्त नहीं है, और हमारी मजबूरी है भारत की कि वो उसके साथ हमारा बॉर्डर लगता है, तो हमको बहुत ही केयरफुल तरीके से, बहुत ही सजग रहकर चीन के साथ जो है हमारे संबंध होने चाहिए। राजीव गांधी के समय भी एक कोशिश हुई थी, लेकिन तब बॉर्डर डिस्प्यूट पे ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बना था। क्या ऐसा कुछ हुआ है? तो चीन के साथ जो संबंध है, और आज चीन ने जो कर दिया है, वो भारत की तरफ से एक तस्वीर पूरी दुनिया में चली गई है कि आज भारत इस खेमे में खड़ा है, जबकि अमेरिका 75% टैरिफ लगा, 75% हो गया है ईरान के मामले को लेकर। ईरान के साथ ट्रेड करने पर 25% एक्स्ट्रा की टैरिफ की घोषणा कर चुके हैं विद इमीडिएट इफेक्ट, फौरी तौर पे। तो भारत को तो व्यापारिक जो नुकसान हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन ये तस्वीर जो है वो भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक नया चेहरा पूरी दुनिया के सामने पेश कर रही है।